रही है बेटा? हाँ आ रही है आवाज, ठीक। हम्म। ठीक। देख बच्चा, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है बेटा, फॉर सेम मटेरियल, है ना बेटा। जैसे मान लिया जाए, अगर हम कहें बेटा कि मान ले इस बॉडी को हम गर्म करें, है ना, तो देख बेटा इसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी और एरिया बढ़ेगा, है ना बेटा। तो देखो, तो लंबाई की बढ़ने का प्रॉपर्टी था बेटा अल्फा, चौड़ाई बढ़ने का प्रॉपर्टी भी अल्फा, है ना बेटा। लेकिन एरिया बढ़ने का प्रॉपर्टी क्या है? बीटा, है ना बेटा। अब सोचो, जब लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई बढ़ेगी बेटा, तभी ना एरिया बढ़ेगा। इसके मतलब इसका अल्फा बीटा में भी आपस में संबंध होना चाहिए ना, है ना। तो वही लिखा मैंने बेटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा फॉर सेम मटेरियल, मटेरियल सेम हो तो फॉर्मूला होता है बेटा इसमें क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई टू इज इक्वल टू गामा बाई थ्री, ठीक है। अब क्यों पूछे कैसे, ऐसा कैसे, है ना। तो देख बेटा, अगर इसके प्रूफ की अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कैसे करेंगे, देखो हम कहेंगे मान लो कि एक प्लेट तुम्हारा बेटा रेक्टेंगुलर प्लेट, ये रेक्टेंगुलर प्लेट में मान ले बच्चा कि लेंथ एल और ये बी, है ना बेटा। तो बताओ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो डायमेंशन बढ़ेगा ना। तो देख बेटा, ये हमारा टेम्परेचर हमारा है मान लो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका डायमेंशन हो गया बेटा हमारा ये डायमेंशन हो गया बेटा हमारा इसका एल डैश, और ये हो गया बेटा बी डैश, और कब हो गया टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। तो ये एरिया अगर पहले को मैं ए बोलूं तो ये एरिया हम बोलेंगे बेटा ए डैश, है ना। ठीक, तो बोलते बेटा एल डैश बी डैश को बी के टर्म में कैसे लिखोगे, बोलो बोलो, बी वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना बेटा, फॉर स्मॉल चेंज, है ना। और इस अगर ऐसा कर दूं तो क्या कहेंगे, फॉर ऑल चेंज, है ना बेटा, है ना। स्मॉल के लिए वो स्पेशल है, लेकिन ये सबके लिए बेटा, है ना। ये ज्यादा एक्यूरेट है ना, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं किया था ना हम लोगों ने। और बोलो इसके लिए क्या लिखोगे, एल डैश इक्वल टू एल ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, है ना बेटा। अब बोलो एरिया के लिए क्या लिखोगे, ए डैश इक्वल टू ए ई टू द पावर बीटा डेल्टा टी, है ना। अब देखो ए डैश इक्वल टू एल डैश बी डैश, है ना, और ए इक्वल टू एल बी ई टू द पावर बीटा डेल्टा टी। अब बेटा एल डैश बी डैश यहां से पुट कर ले, ठीक है। देख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एल बी इंटू ई टू द पावर टू अल्फा डेल टी इक्वल टू एल बी ई टू द पावर बीटा डेल्टा टी। एल बी कैंसिल बेटा, अब कंपेयर करो तो क्या आ गया, बीटा इक्वल टू टू अल्फा। समझ गए, ठीक है बच्चा। अगर मुझे ये प्रूफ करना, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बेटा क्यूबर्ड एल बी एच, कर सकते हो, लिख लो बच्चा। हो गया बेटा, लिख लो।
अब हो गया बेटा। अब देखते हैं बच्चा, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना बेटा। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या क्या असर पड़ सकता है ना, देखते बेटा। अगर मैं कहूं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है बेटा। इमेजिन करो तो कि अगर कोई पेंडुलम लटका हो बेटा, है ना, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, होता है ना बेटा। ये था बेटा हमारा टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। अब सोचो कि इसको गर्म करेंगे बेटा अगर हम लोग, है ना, तो इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी ना, बताओ बोलो। ये लंबाई हो जाएगी ना एल डैश, है ना बेटा। एल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे एल प्लस डेल्टा एल, है ना बेटा। और डेल्टा एल कितना बताओ, अल्फा एल डेल्टा टी, बोलो बेटा, है ना। तो सोचो अगर लंबाई बेटा बदल गई, है ना, जो एल था बेटा वो हो गया एल डैश, तो टी भी तो बदलेगा, बदलेगा ना। और ऐसे में लिखा है, इसका मतलब क्या मान रहे हैं हम लोग, स्मॉल चेंज या लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज, है ना बेटा। तो देखो तो स्मॉल चेंज अगर है, और मैं लिखा टी बराबर 2 पाई बाई रूट जी इंटू रूट एल, है ना। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो लिखोगे बेटा डी एल डी टी अपॉन डी एल इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट जी। बेटा इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 रूट एल होगा, है ना बेटा। तो डी टी इक्वल टू ऐसा बोल सकते हैं 2 पाई बाई स्क्वायर रूट जी इंटू 1/2 रूट एल डी एल, बोलो बेटा। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, तो डी टी अपॉन टी करेंगे बेटा हम लोग, डी टी अपॉन टी करेंगे तो देखो ना ये टर्म कट जाएगा ना पूरा पूरा, है ना बेटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हाफ डी एल बाई एल, है ना बेटा। डी एल हो गया ना, क्या हो गया बताओ, ये हाफ अल्फा डी टी, है ना बेटा। और अगर हम ये बात इंश्योर कर रहे हैं बेटा कि चेंज बहुत छोटा है, तो डी टी हो गया डेल्टा टी इक्वल टू हाफ डेल्टा टी, बोल बेटा, बोलेंगे बेटा, है ना। ये क्या हो गया, चेंज इन टाइम पीरियड बाई टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा टी, है ना बेटा। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब बेटा ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब बेटा जो पेंडुलम ओसिलेट करने में पहले 2 सेकंड ले रहा था, अब ये 3 सेकंड लेगा, बढ़ गया ना, टाइम पीरियड बढ़ गया ना। तो बोल बेटा पेंडुलम का ओसिलेशन स्लो हो गया या फास्ट हो गया, स्लो हो गया ना बेटा। तो जो घड़ी इसके ऊपर आधारित होगी बेटा वो घड़ी स्लो हो जाएगा, बोलो। ये बात समझ में आई बेटा। हो सकता है दिन भर में ये 2 मिनट स्लो हो जाए, है ना। तो दिन भर में स्लो हुआ 2 मिनट, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 2 मिनट। और ये कितना हो गया, दिन भर 24 आवर। बात समझ गया बेटा, है ना। तो क्या कहेंगे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना बेटा, पेंडुलम पेंडुलम बिकम्स बिकम्स स्लो इन ओसिलेशन, है ना बेटा। पेंडुलम क्या होगा बेटा, ओसिलेट करने में स्लो हो जाएगा, ज्यादा टाइम लेगा, है ना। लिख लो,
हो गया बच्चा? तो बोलते बच्चा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से साइज बड़ा हो रहा है तो मास घट रहा है कि बढ़ रहा है? मास सेम रहेगा ना बच्चा, है ना? मास हमारा सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात। देखते बेटा, मैं कहूं चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोल बेटा, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज करेगा ना, है ना बेटा? जैसे किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम के स्क्वायर बोलते हो ना बेटा, के क्या होता है बोलो? व्हाट इज के? रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना बेटा? जैसे कि डिस्क का फॉर्मूला कितना? एम आर स्क्वायर बाई टू, है ना बेटा? तो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू, है ना बेटा? स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना बेटा? मतलब स्फीयर के लिए कितना हो गया? के स्क्वायर इज 2/5 आर स्क्वायर, है ना बच्चा? ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या? के स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बोलते बेटा? सोचो तो, के स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। क्या है बात समझ में आती है बेटा? जैसे कि डिस्क का बोलो कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर। डिस्क का कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा? और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई टू। के स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर बाई टू है और एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों में बच्चा कांस्टेंट का डिफरेंस है ना, है कि नहीं? स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर, सो के स्क्वायर इज 2/5 आर स्क्वायर, है ना बेटा? और स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर, फिर से वही कांस्टेंट का ही डिफरेंस है ना बेटा, है ना? ठीक, तो के स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना बेटा? लेकिन मास तो हमारा कांस्टेंट रहेगा बेटा, बोलो, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? हेंस आई प्रोपोर्शनल टू एरिया, बोलो, हो सकते ना बेटा? और एरिया के वेरिएशन के लिए बीटा होता है ना, ठीक? तो क्या कहेंगे बेटा? अगर हमें आई कहना है तो आई डैश इक्वल टू आई ऑफ 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बोल बेटा, ऐसे ही कहेंगे ना हम लोग, ठीक है? देखते बच्चा, अब मैं कहूं चेंज इन मेट्रिक स्केल, मेट्रिक स्केल में चेंज, है ना? जैसे कि देख बेटा, मान ले अगर ये स्केल है, अगर ये स्केल है बेटा तो इसके ऊपर निशान रहेगा बना हुआ ना, जो निशान बना हुआ है ये मान लो 4 सेंटीमीटर का निशान है बेटा, इसके बाद ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का निशान, बोलो, ये मीट्रिक स्केल है ना? तो अभी ये लंबाई कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर, है ना? लेकिन गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये सब लाइंस आपस में दूर हो जाएंगे ना बेटा, तो मेट्रिक इसके बदल जाएगा ना, बोलो, है ना? तो मान लो इस स्केल से मैंने इस टेबल की चौड़ाई नापी बेटा, और नाप के बताया 120 सेंटीमीटर, नाप के बताया इतना 120 सेंटीमीटर, है ना बेटा? अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये स्केल की दूरी बढ़ जाएगी ना, तब बताओ इसकी नाप क्या आएगी? 120 से ज्यादा है कम? कम, बिल्कुल सही बात बेटा, है कि नहीं? है ना? तो क्या कहेंगे बेटा? इफ ए स्केल्स measures perfectly at T डिग्री सेंटीग्रेड, अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्केल बिल्कुल सही था, है ना, तो T प्लस डेल्टा T पे गलत होगा और T माइनस डेल्टा T पे भी गलत होगा, है ना बेटा? है ना? तो क्या कहेंगे बेटा? देन at any temperature
at any temperature other than T degree centigrade, है ना बेटा, its measurement, इसका जो मेजरमेंट होगा बेटा, है ना, will not be perfect. बोलो बेटा, will not be perfect. ठीक है, बात समझा बेटा, है ना। तो मान लो अगर दुकानदार कोलता कहता है बेटा कि कपड़ा बेचता है वो 100 मीटर, 100 रुपीज पर मीटर बेचता है कपड़ा, है ना। और कपड़े का बेटा थर्मल एक्सपेंशन नेग्लिजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो नापने वाली स्केल होती है बेटा वो स्टील की स्केल है, मेटल की स्केल है। मेटल का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट नॉन मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा होता है, ज्यादा एक्सपेंड करता है ना। तो बताओ बेटा कपड़ा खरीदना कब फायदेमंद है? गर्मी के मौसम में, है कि नहीं? पर ठंडे के मौसम में खरीदेंगे शर्ट कपड़ा तो गर्मी के मौसम में उतने ही पैसे में शर्ट पैंट दोनों हो जाएगा। अब बोलती है इतना एक्सपेंड नहीं करता है, एक रुमाल भी नहीं बनेगा उसमें तेरा, हाँ लेकिन फायदा जरूर होगा, है ना। सही बात। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, स्केल बड़ा हो जाएगा ना। तो अगर मान लो ठंड के मौसम में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्केल बेटा वाकई में 1 सेंटीमीटर है। लेकिन एक समर मौसम में, पीक समर में जब टेम्परेचर पहुंच गया 45 तो हो सकता है कि बेटा 1 सेंटीमीटर वाली चीज अब हो चुकी है 1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर हम 1 मीटर खरीदेंगे तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। 5 मीटर खरीदेंगे तो इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसी ना होगा बेटा, एक एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ ना कुछ तो, है ना। और फ्री का चीज तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो हमेशा अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? सोच के देखो, कहीं लंगर का खाना हो और कहीं खरीद के खाना हो, है ना, कुछ भी हो बराबर घी पड़ेगा, बराबर मसाला पड़ेगा, लेकिन लंगर वाला खाने का स्वाद अलग ही होता है, पता है कि नहीं। तो लंगर में मिल गया जो अच्छा है यार। तो गर्मी के मौसम में कपड़ा खरीदना हम लोग को अब से पक्का, है ना। लिख लो बेटा इसको, क्या बेटा, हाँ स्केल दूर हो जाएगा, सही बात। मतलब मेजर कम होगा। इसे मान लो अगर हमारा ठंड के मौसम में ये दूरी है बेटा तो इस चीज का 100 गुना, इस चीज का 100 गुना हुआ 1 मीटर, है ना बेटा। कोई खास लंबाई होगी, है ना। अब बड़ा हो जाएगा, स्केल बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा हो चुका है दुकानदार अभी भी कहेगा उसको 1 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले का 100 गुना तो बड़ा होगा ना, है ना। हो गया बच्चों। अब कहें कि टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो डेंसिटी बदलेगा ना, चेंज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल, है ना बेटा। तो डेंसिटी में कैसे लिखते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बोल बेटा, है ना। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, डेंसिटी क्या हुआ, मास बाई वॉल्यूम, है ना बेटा। अब मैं कहूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, है ना, तो मास को तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना बेटा, बोलो। लेकिन वॉल्यूम विल इंक्रीज ना बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, ठीक है। तो बताओ बेटा वॉल्यूम अगर घटेगा इसका मतलब डेंसिटी बढ़ेगा, है ना बेटा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। वॉल्यूम अगर 2 गुना हो गया तो डेंसिटी आधी हो जाएगी, है ना बेटा। वॉल्यूम अगर 4 गुना हो गया तो डेंसिटी 1/4 हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में कहो बेटा, जितना गुना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना गुना डेंसिटी घट जाएगा, है ना बच्चा। तो बोलो वॉल्यूम कितना गुना बढ़ता है, वॉल्यूम कितना गुना बढ़ता है बेटा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी ना बेटा, गामा ना, है ना। तो बताओ डेंसिटी क्या लिखोगे, डी बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, बोल बेटा, होगा ना। डेंसिटी का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना बच्चा।
ये लिखा है विंटर के कपड़ा भी समर में खरीदेंगे, बिल्कुल सही बात, शाबाश। हर्ष बोलो बेटा। सर हो गया, पहले किया था। हाँ सर हो गया, डाउट क्लियर, अच्छा, पहले किया था। ओके बच्चा, तुम बोलो। तो देखते बेटा, अगर डेंसिटी पे फर्क पड़ता है बेटा, तो फिर तो बायोंसी पे भी असर पड़ता होगा ना, बोलो बेटा। डेंसिटी फर्क पड़ेगा बेटा, तो बायोंसी पे भी असर पड़ेगा ना बेटा, बोलो, है ना। तो बोलते बेटा बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू वी रो जी। V क्या है बोलो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। रो क्या है बोलो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, है ना बेटा। तो अगर कहेंगे बेटा कि टेम्परेचर बढ़ गया, अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बायंसी है, तो T प्लस डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, B डैश इक्वल टू, ध्यान देना, V की जगह पे क्या हो गया बेटा, B इंटू 1 प्लस गामा B डेल्टा T। गामा B का मतलब गामा ऑफ बॉडी, गामा ऑफ बॉडी, है ना बेटा। और रो का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो कहेंगे बेटा रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, है ना बेटा। और जी तो वही रहेगा, है ना। तो भी रो जी, ये तो बी हो गया। तो कहेंगे बी डैश इक्वल टू बी ऑफ 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, है ना बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं बोलूं बेटा ऐसा कि लिक्विड जो है बॉडी से ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है ना, तो बताओ बायोंसी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ना बच्चा। और अगर बॉडी ज्यादा एक्सपेंड करे तो बढ़ेगा, है ना। लिख ले। बोलो बेटा आदित्य। गुड इवनिंग सर। सर वो 7th 8th में हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मल एक्सपेंशन से वो रेलवे ट्रैक के बीच में स्पेसेस कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सर वो कुछ समझ में नहीं आया उस समय, आप प्लीज समझा देते। बहुत पुराना डाउट तो यार, 7वीं क्लास से रखा है तो। देख, सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, उस ट्रेन की पटरियों में हमेशा थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है ना। तो क्वेश्चन ये कहा जाता है बेटा कि ट्रेन की पटरियों में गैप क्यों छोड़ा होता यस है ना। सर। तो यस भाई सर। ट्रेन की पटरियां जो काफी लंबी होती है ना बेटा, यस बहुत सर। लंबी होती है ना। तो डेल्टा टी जो होगा, डेल्टा टेम्परेचर चेंज समर और विंटर में टेम्परेचर डिफरेंस से दोनों एक्सपेंड करेगा ना। यस सर। गैप नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, बेंड कर जाएगा ना फिर बेटा। ओ यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। बेटा तू चलो बच्चा कुछ क्वेश्चन किया जाए। देखते बेटा, क्वेश्चन कहता है कि देयर इज ए मेटालिक बीकर, ठीक है, ऑफ कैपेसिटी 1000 ml, मतलब हो गया बेटा 1 लीटर, है ना। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज filled completely with water, वाटर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है बेटा। सवाल कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ
वाटर ओवरफ्लोन, कितना बेटा वाटर का वॉल्यूम बाहर गिर जाएगा, है ना, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, सवाल कहता है गामा फॉर वाटर। वाटर गामा तुम्हें दिया है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा फॉर मेटल, मेटल का जो अल्फा दिया है बेटा, अच्छा देखो ये -4 कर लेते हैं, ठीक है, ये बेटा 8 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। मेटल का अल्फा दिया है, गामा दिया है लिक्विड का, बनाओ। अब बोलो बेटा, कंप्यूटर मैंसी दोनों हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करता है कि उनका गामा क्या है। ये लिखा था ना मैंने, बी डैश बराबर बी 1 प्लस गामा बॉडी डेल्टा टी बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, है ना बेटा। अगर बेटा ये वैल्यू बड़ी हो और ये वैल्यू छोटी हो तो वैल्यू घट गया बेटा, बढ़ गया, और अगर ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो बढ़ गया, है ना। बोलो हर्षवर्धन। सर वो जो आपने पीछे लिखा बी डैश इक्वल टू B1 प्लस गामा, वो कौन सा गामा था सर? कौन सा वाला? सर जो आपने पीछे अभी चेंज ऑन बॉयंसी लिखा था, हाँ, सर वो नहीं आ रहा सर, लास्ट में आपने क्या लिखा दिख नहीं रहा था। 1 प्लस गामा बॉडी डेल्टा टी बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। ओके सर। गामा भी है गामा बॉडी के लिए, गामा एल है बेटा गामा लिक्विड के लिए। ओके सर, यही पूछ रहा हूँ। ओके, हिमांशु। सर ब्रिज में भी गैप थर्मल एक्सपेंशन के ही कारण दिए जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, हाँ सही बात है बेटा। यस। हम्म, कुणाल का आंसर आ गया, तुम लोग बताओ क्या आंसर आया बेटा। देखते हैं बेटा क्या आता है आंसर, देखो तो टेम्परेचर बढ़ाया बेटा हमने, तो कहेंगे एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो बेटा वॉल्यूम ऑफ बीकर, बीकर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा अब, तो बोलेंगे वी बीकर इक्वल टू 1000 1 प्लस गामा ऑफ बीकर डेल्टा टी। बोलो बेटा गामा ऑफ बीकर का मतलब गामा ऑफ मेटल, है ना बेटा, तो मेटल के गामा क्या लिखोगे 3 अल्फा, है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 1000 इंटू 1 प्लस 3 अल्फा करो तो 24 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 20। बोलो बेटा ठीक है, और बोले बेटा वाटर का वॉल्यूम कितना हो चुका होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये हो चुका होगा बेटा VW इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा टी।
इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस गामा वाटर कितना हो गया बेटा? इसको बोल सकते हैं बेटा 40 इंटू 10⁻⁻25 बोलो तो बेटा, बोल सकते हैं ना? कौन बड़ा है इसमें? ये बड़ा है ना बच्चा? ठीक, इसका मतलब क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन, जितना लिक्विड बाहर गिर जाएगा बेटा डेल्टा वी, तो क्या आएगा VW माइनस V मेटल, डिफरेंस करो तो 1000 हो जाएगा बेटा, कैंसिल है ना? क्या हो जाएगा देखो 1000 इंटू 40 - 24 इज 16 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 20 है ना बच्चा? तो देखो 1 2 3 4 है ना बेटा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 तो क्या 1.6 का डिफरेंस हो गया इंटू 2 तो 3.2 ml है ना? इतना गिरेगा लिक्विड। कहा बेटा? यहाँ इसमें 40 कर दिया, 40 कर दिया मैंने इसको, 4 था ना पहले, ठीक है? देख बेटा, सवाल कहता है an object floats in water, एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है? फ्लोट्स इन वाटर with 2% of its volume outside water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है? बॉडी का बेटा 2% लिक्विड पानी से बाहर है, पानी से बाहर है, बॉडी का 2% वॉल्यूम है ना, थोड़ा सा बाहर है। कहता है बेटा कि at temperature 84 डिग्री सेंटीग्रेड the object get immersed completely, ठीक है बेटा? 84 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा डूब गया है ना? तो कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, ठीक है बच्चा? डाटा तुम्हें दिया हुआ है, दिया है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन तुम्हें दिया है बेटा 2.4 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? चलो करो। आकृति गामा इक्वल टू 3 अल्फा, हर्ष हो गया सर, पहले ही किया था।
-9 नहीं बेटा, -4 है बेटा। 2.4 10 पावर -4। फाइनल टेम्परेचर 84 है बेटा। तो 2.4 के बाद क्या है? 2.4 इंटू 10 पावर -4। तो 2% अगर बेटा लिक्विड से बाहर है, इसका मतलब लिक्विड के अंदर कितना है? 98%। करो। दिल भी क्यों निकाल रही है बेटा? दिल भी क्यों चाहिए? तो बेटा लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा उतना बढ़ा होगा। लिक्विड का वॉल्यूम तो उससे कम बढ़ा होगा या ज्यादा बढ़ा होगा? लिक्विड के रेस्पेक्ट में चेंज किया उतना वॉल्यूम। देख बच्चा, यहाँ सोचने का तरीका तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि देख बेटा, फ्लोटिंग बॉडीज के लिए पढ़ा था ना हम लोगों ने, बी मस्ट बाई वी इक्वल टू डी बाई रो। बोलो, है ना बेटा? डी डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना? ठीक है। तो देख बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? कहेंगे ये कितना रेशियो है? वी इम का मतलब क्या है? वॉल्यूमस डूबा हुआ वॉल्यूम। तो बेटा 2% बाहर है, इसका मतलब 98% इनसाइड है। तो वी इमस बाई वी कितना हो गया बोलो? 0.98 इज इक्वल टू डी बाई रो। बोलो बेटा, सॉरी, बोलो बेटा, है ना? अब कहता है सवाल में एट 84 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या कहेंगे? अब पूरा डूब गया। पूरा डूब गया मतलब बेटा रेशियो कितना हो गया? 1, है ना? इसका मतलब बोलेंगे बेटा डी डैश इज इक्वल टू रो डैश। बोलो, है कि नहीं बेटा? तो कहेंगे डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए डी डिवाइड बाई 1 प्लस गामा ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी, और ये होना चाहिए रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू 80। बोल बेटा, होगा ना? ठीक है। अब यहां से पुट कर दो डी इक्वल टू 0.98 रो, तो ये बेटा 0.98 रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा बॉडी इंटू 80 इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू 80। बोल बेटा, ठीक है ना? अब देखते बेटा, रो कट गया ना हमारा। ठीक है। अब बताओ इसमें क्या अननोन है? ओनली गामा बी ने बेटा, गामा एल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, है ना? तो इससे क्या करो, तुम गामा बी निकाल लो। जब गामा बी निकाल लोगे तो अल्फा क्या बोलोगे? गामा बॉडी डिवाइड बाई 3। ठीक है, समझे? अल्फा बॉडी, राज आर्यन का आ गया।
हो गया बच्चा, मिटा दूं? Makes a pendulum used in clock. ठीक है बेटा, कहता है एक मेटल वायर लो, भारी नीचे लटका दो बॉडी, ये जो बन गया बेटा पेंडुलम, हमने इसको क्लॉक में यूज कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब ये सेकेंड्स पेंडुलम हो गया ना। तो घड़ी वाले पेंडुलम का कितना होता है टाइम पीरियड? 2 सेकेंड, 1 सेकेंड जाना 1 सेकेंड आना, ऐसे करता है बच्चा ओसिलेट, है ना। सवाल कहता है बेटा, इफ द क्लॉक is 2 minute per day, 2 minute per day fast, इतना फास्ट है बेटा, फास्ट at 20 degree centigrade and 4 minutes per day slow at 40 degree centigrade, है ना बेटा। कहता है find the temperature at which it will keep correct time। ठीक है बेटा, कहता है बोलो किस टेम्परेचर पे इसका मेजरमेंट सही होगा। ठीक है, करो बच्चा। कर लिया, कितना आंसर है बेटा? 80/3। ठीक, देखते बच्चा, तो फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा? डेल्टा टी बाई टी बराबर हाफ डेल्टा टी। बोलो बेटा, यही था ना फॉर्मूला हमारा बेटा। ठीक है, तो देख बेटा, अगर हम कहें एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा, तो क्या कहता है, घड़ी है 2 मिनट पर डे फास्ट है बेटा, है ना। तो चेंज इन टाइम पीरियड कितना है? 2 मिनट, है ना। तो इसको लिख दो 2 मिनट, है ना बेटा, बाई टाइम पर डे बाई 1 डे इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो कहा टी माइनस 20। अगर टी पे एक्चुअल टाइम है तो 20 से बड़ा है ना ये, है ना बच्चा। ये समझिए क्या होगा कि 20 पे ये है, 30-40 पे है बेटा, तो वास्तविक टेम्परेचर 20-40 के बीच में होगा। इसका मतलब ये क्या है, एक्चुअल से कम टेम्परेचर है।
और ये एक्चुअल से ज्यादा है ना बेटा। अब कहोगे बेटा एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 4 मिनट बाई 1 डे इज इक्वल टू हाफ अल्फा 40 माइनस टी। बोल बेटा होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को डिवाइड कर ले, अब इन दोनों को बेटा डिवाइड कर लेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू टी माइनस 20/40 माइनस टी, है ना बेटा। तो कितना आ जाएगा टी इक्वल टू, ये है बेटा 40 और ये भी 40, तो 80। ठीक बोला था तुमने, 80 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 3। ठीक, बोलो विराज। सर वो 20th जैन का जो डिस्कशन लेक्चर था वो अपलोड कीजिए ना प्लीज। कौन सा वाला? सर वो 20th जैन को डिस्कशन लेक्चर हुआ था तो हम्म, वो अपलोड कीजिए, क्योंकि रेजो सर पर वो बीकेएम सर का लेक्चर अपलोड हुआ है। उस दिन बेटा पावर कट हो गया था, तेरा बीच में ही गायब हो गया था मुझे डिस्कशन, हाँ सर, हाँ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुआ उस दिन का बेटा। ओके सर, कोई अच्छा बोलो क्या करना था हम लोग को डिस्कस, अभी क्या करना है डिस्कस बोलो। पार्ट 4 स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 निकालो, बस नहीं था होमवर्क, सिर्फ पार्ट 4, उसके आगे करना है। ओके देख बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में बोलो। फर्स्ट हो गया बेटा कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा तो कर लिया था ना हम लोगों ने। अच्छा पार्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन 2 भी कर लिया था हम लोगों ने। कॉम्प्रिहेंशन 3 हो गया। एक्सरसाइज 3 का बोलो 1 से 5 में, एक्सरसाइज 3 नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा 3 नंबर सवाल, देख बेटा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ए ट्रांसवर्स सिनुसॉइडल वेव मूव्स along a string in the positive x direction at a speed of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बोलते बेटा ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड है? बोलो बोलो, ये बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव है ना। ये हम जानते हैं ना बेटा, वेव जाता है एक्स डायरेक्शन में और पार्टिकल करता है वाई में ऑसिलेट। वेव जाता है बच्चा एक्स में और पार्टिकल्स वाई में करता है ऑसिलेट, है ना। तो कहता है बेटा द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज, इसका वेव लेंथ ये है बेटा 0.5 मीटर और एम्पलीट्यूड है बेटा 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। एट ए पार्टिकुलर टाइम टी द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर इज। कहता है बेटा ये हमारा मान लो एक पल्स इस वाले पॉइंट पे, ये है बेटा y और ये है x। कहता है बेटा जब इसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन्हें पूछा है बेटा। तो हम लोग तो जानते ही है बच्चा कि पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है ना। ये तो कंफर्म है कि इसकी वेलोसिटी इस लाइन पे होगी, बोलो बेटा,
है ना। अब फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नेगेटिव इनटू स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, है ना बेटा। अब बताओ स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना स्लोप, देखो नीचे आ रहा लाइन ना, स्लोप नेगेटिव है बच्चा, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। इसका मतलब बेटा इसकी वेलोसिटी कितना होनी चाहिए बताओ, ऊपर होना चाहिए ना, तो प्लस जे कैप। देखो ऑप्शन में प्लस जे कैप में तुम्हारा एक ही ऑप्शन है ना बेटा, प्लस जे कैप का बेटा एक ही ना ऑप्शन है ना। हालांकि वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम कहेंगे देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने यही पढ़ा था, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना बेटा। लेकिन चूंकि पार्टिकल वाई में करना ऑसिलेट, तो एक्स की जगह हम बेटा वाई कर देंगे, है ना। तो ओमेगा कितना हो गया, तो देखो भी हमारा इतना है ना बेटा, ये लैम्डा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बी बाई लैम्डा। तो इसको भी सेंटीमीटर में करो तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना ये, और ये 10 है बेटा, तो कितना हो गया फ्रीक्वेंसी बताओ, 1/5। हाँ 1/5, फ्रीक्वेंसी 1/5। तो ओमेगा कितना होगा बेटा, 2 पाई इंटू 1/5, बोलो बेटा, ठीक है। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बेटा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा देखो तो, ये होगा ना बच्चा 5√3, 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2√3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोलो 10 नंबर तक लिख रहा है 7 8। चलो 7 देखो, 7 कहता है बच्चा one end of a taut string of length 3 meter along the x axis is fixed at x equal to 0। कहता है बेटा एक रस्सी मान ले, इस रस्सी का जो एक एंड है बेटा इसको हमने फिक्स कर रखा है x बराबर 0 पे। अब कहता है the speed of the wave on the string is 100 मीटर पर सेकेंड। इस पे जो स्ट्रिंग का वेव का वेलोसिटी है बेटा ये है 100 मीटर पर सेकेंड। अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग is in vibration in y direction so that stationary wave are set up in the string, the possible wave forms on these stationary waves। ठीक है बेटा, तो कहता है कौन सा वेव फॉर्म होगा, ये तो कंफर्म पता है कि ये नोड है ना बेटा, तो कहेगा एट x इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब बोलो पहला वाला ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये सब में हो सकता है। देखो सब में साइन फंक्शन है बेटा, देखो सब में है ना साइन, सब में साइन। चलो आगे पता करते हैं बेटा, हमारा सवाल में रस्सी की लंबाई कितनी है बोलो, 3 मीटर है ना बेटा, है ना। तो बोल तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे हम लोग, NV/12 ना बच्चा, लिखेंगे ना। तो NV/12 क्यों कितना हो गया बोलो, N इंटू बी कितना बेटा, V हो गया बेटा 100, 2 इंटू L, L हो गया बेटा 3, इसका मतलब 50 N/3, सही है। तो बोलते बेटा K कितना होगा फिर, तो ओमेगा कितना होगा बताओ, 2 पाई F कितना बेटा 100 पाई N/3, है ना बेटा। तो K कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा बाई V, इसका मतलब पाई N/3, इसका मतलब बेटा पाई/3 का इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। तो पाई/3 का इंटीग्रल मल्टीपल A में आ सकता है क्या, नहीं ना, ये पाई/6 है ना बेटा, नहीं आ सकता ना। B में देखो क्या है, आ सकता है क्या B में, पाई x/3 आ सकता है ना बेटा। C में आ सकता है क्या, C में नहीं आ सकता, D भी नहीं आ सकता। देखिए बच्चा हमारे पास ऑप्शन बेटा ऑप्शन बी ओनली, समझ गए। आगे चलो, एक पूछा 8 ना पूछा बच्चा ने, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर ACD आंसर, 7 का आंसर ACD है क्या, 7 का आंसर ACD है, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, देखो तो
The possible waveforms of these stationary waves is, huh? The possible waveforms of these stationary waves is, देखो तो सही लिखा ना मैंने, ये सही है, वो गलत कर दिया क्या? One end of a taut string, ओह सॉरी, एक एंड फिक्स है ना बेटा इसका, एक एंड फिक्स है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बोलो? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2n + 1 या -1 ना बेटा, V/4L, है ना? तो क्या हो गया यही? अब क्या होगा बोलो? 2n - 1 इंटू 100/4 इंटू 3, इसका मतलब बेटा 2n - 1 इंटू 25/3, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चा? 2πf ना रे, तो 2n - 1 50π/3, है ना बेटा? इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऑड नंबर इंटू 50π/3, बोलो बेटा, तो के हमारा कितना हो जाएगा? के हो जाएगा हमारा कितना बोलो? ω/v, इसका मतलब बेटा ऑड नंबर इंटू π/6, देखो तो, ठीक है ना बेटा? अब चेक करो पहला ऑप्शन, पहला लिखा है π/6x, मतलब बेटा ऑड नंबर 1 मान लिया गया है, ऑड नंबर इज 1, सही है? सेकंड में देखो लिखा है π/3, मतलब कब आएगा? जब यहाँ 2 पुट करेंगे तब आएगा π/3 ना बेटा, 2 तो ऑड नंबर नहीं है, तो बी गलत। सी देखो बेटा 5π/6, जब ऑड नंबर होगा 5, सही है? डी है बेटा 5π/6/2, ये भी है 5π ना, ये भी सही है, तो आंसर हमारा ए सी डी, समझ गए? ठीक है बच्चा? अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है बेटा कि, देखो बेटा 8 नंबर कहता है कि a block M hangs vertically at the bottom end of a uniform rope of constant mass per unit length. The top end of the rope is attached to a fixed rigid point O. A transverse wave pulse of wave lambda naught is produced at O. The pulse takes time tau to reach a point A. If the wave pulse of wavelength lambda naught is produced at the point A, ठीक, without disturbing the position of M, it takes tau time to reach O. Which of the following is are correct? देखते बच्चा, सवाल कहता है छत मान ले बेटा, छत से एक हैवी रस्सी को बांध दिया बेटा हमने, और ये हैवी स्ट्रिंग के नीचे लटका दिया बेटा एक ब्लॉक कैपिटल M मास का, ठीक है? अब देख बेटा कहता है यहां से बनाया पल्स, तो यहां से पल्स ऊपर गया, यहां बनाया पल्स, तो यहां से पल्स नीचे आया, है ना? ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ओ, ठीक। अब कहता है बेटा फर्स्ट वाले में द वेलोसिटी ऑफ टू पल्सेस आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ रोप, तो देखो बेटा इसका पल्स जो है जब यहाँ पे आएगा मान लो, तो इसकी वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ और इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, है ना? और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा? स्क्वायर √2t/μ ना बेटा, तो बोलते इस वाले पॉइंट के लिए दोनों का टेंशन डिफरेंट होगा क्या? सेम ही होगा बेटा, दोनों का म्यू भी सेम होगा ना, तो मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा, लेकिन चूंकि बेटा डायरेक्शन उल्टा है ना, तो वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते ना बेटा, स्पीड सेम बोल सकते हैं, है ना? तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखो, वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कहता है बेटा किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ना, उसको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, सही तो है कि नहीं? सही है बेटा, बी सही है ना? वेवलेंथ ऑफ पल्स वन बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट ए, बोलते बेटा ए वाला पॉइंट और ओ वाला पॉइंट कंपेयर करो तो बोलोगे ना टेंशन एट ए इज लेस देन टेंशन एट ओ, ओ पे टेंशन ज्यादा होगा ना बेटा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव एट ओ इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ वेव एट ओ, बोलो होगा बेटा? और वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ना फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, हम जानते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता, है ना? इसका मतलब लैम्डा एट ए इज लेस देन लैम्डा एट ओ, ठीक है? अब कहता है बेटा डी में द टाइम ए ओ इक्वल टाइम ओ ए, सही बात बेटा,
जितना पल्स को ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। अब पार्ट 2 में आओ इसका, the wavelength of pulse becomes longer when it reaches A। नहीं बेटा, A की तरफ आएगा तो क्या होगा, A पे छोटा ना होगा वेवलेंथ। सी गलत है बेटा, इसका सही ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी और डी। ठीक, अब पार्ट 2 में आ जाओ। 4 से पहले कोई नहीं ना, चलो 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखो। 4 कहता है द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। कहता है बेटा इक्वेशन दिया है वेव का, तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ab इंटू xt का स्क्वायर। बोल बेटा, ही ना है, ही ना है बेटा। इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, e टू द पावर माइनस रूट ax माइनस bt प्लस bt रूट bt का स्क्वायर। देखो तो हो सकता है ना बच्चा, ठीक है। हम लोगों ने कहा था ना, कोई भी y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t जो ऐसा हो फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, है ना बेटा। ये क्या बन जाता है आगे, ओमेगा t माइनस के एक्स। वो वेव का इक्वेशन होगा बेटा। देखो वेव का इक्वेशन है कि नहीं, है ना बेटा। ये ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स है और ये ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स है ना। अब कहता है पहला ऑप्शन बेटा हमारा, देखो हमारा क्या, वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। गलत ना बेटा, फर्स्ट में किधर ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव एक्स में ना। ऑप्शन नंबर 2 सही है ना बेटा। b इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। थर्ड देखो, थर्ड कहता है स्टैंडिंग वेव, नहीं ये तो ट्रेवलिंग वेव है ना। और 4 कहता है स्टैंड, ये भी गलत, ये तो ट्रेवलिंग वेव है ना बेटा। स्टैंडिंग में तो x वाला फंक्शन t वाला फंक्शन अलग हो जाता है ना। आगे बोलो, ये लिखा है 6 एंड 7, 6 एंड 7। एक मिनट, गलती बंदी करने का, हाँ सही ना, ठीक। ये बेटा यहाँ प्लस लिखा है ना बेटा, प्लस इसलिए वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स। देखो बेटा 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा ए सोनोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। कहता है बेटा एक वायर मान लो, वायर की लंबाई जो है बेटा ये 1.5 मीटर है ना। इज मेड ऑफ स्टील, टेंशन ऑन इट प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 1%। ठीक है बेटा, इसमें स्ट्रेन है बेटा 1%, का मतलब क्या हुआ 0.01, है ना। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो एफ नॉट तो होता है बेटा v बाई 12 ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, इफ डेंसिटी दे रखी है बेटा हमारी, डेंसिटी है 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 पावर 3 kg पर मीटर। और दिया बेटा हमारा इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, ये 2.2 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है बच्चा, तो हमसे पूछा गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ तो बेटा। हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, है ना बेटा। तो यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दे बेटा इसको, सॉरी इसको, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9। बोलो बेटा, स्ट्रेस निकल गया। स्ट्रेस को बेटा फोर्स बाय एरिया बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ बाई म्यू, है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एफ बाई म्यू जो हो गया बेटा मास पर यूनिट लेंथ, इसको कर देंगे बेटा एरिया इनटू डेंसिटी,
है ना बेटा। तो F बाई ए पता है हमको और डेंसिटी पता है हमको बेटा, है ना। तो बताओ यहां से निकल गया ना हमारा, ये हो जाएगा बेटा 2.2 10 to the power 9 डिवाइड बाई 7.7 इंटू 10 to the power 3, ये निकल गया ना बेटा। तो फ्रीक्वेंसी क्या कह देगा, b बाई 12 बन गया। ठीक, अब देख बच्चा नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखो। देख बच्चा 7 में कहता है ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, एक रस्सी मान ले बेटा 20 मीटर इसकी लंबाई, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट इफ ए शॉर्ट वेव pulse is introduced at its lowest end, start moving up the string, time taken to reach the support is, तो सपोर्ट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देख बेटा इस सवाल में रोप दिया ना बेटा हमें, क्या इसके नीचे कोई ब्लॉक है बेटा, देखो तो इसके नीचे कोई ब्लॉक तो नहीं है ना बेटा, तो वजन तो नहीं है नीचे ना, इसका मतलब बेटा रस्सी का खुद के ही वजन की वजह से बात हो रही है ना। ठीक है, तो मान ले बेटा इसका लीनियर मास डेंसिटी अगर म्यू है तो बोलते बेटा इसके एक्स वाले पार्ट के लिए इस वाले पार्ट का मास कितना बोलेगा, म्यू इंटू एक्स। 1 मीटर का मास बेटा म्यू, तो x मीटर का मास म्यू इंटू एक्स, है ना बेटा। तो इस वाले पॉइंट पे टेंशन क्या लिखोगे, म्यू एक्स इंटू जी, बोल बेटा होगा। तो बता बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट टी बाई म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स जी, है ना। देखो तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ऊपर जाएगा बेटा तो वेलोसिटी वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल, क्योंकि एक्स बदलेगा ना बेटा, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है तो इसको लिख दे बेटा dx अपॉन dt, है ना। तो क्या हो गया dx बाई रूट एक्स इक्वल टू रूट जी dt, इंटीग्रेशन 0 से टाइम t और ये 0 से 20 मीटर निकाल लोगे टाइम, ठीक है ना। और क्या दिया था बेटा, नहीं कुछ दिया, साउंड दिया होगा ना मैंने, ये दिया था क्या, अरे तो आज तो पहले छूट गया। तो साउंड वेव में क्या देते बताओ, बोलो बोलो। अभी तो कुछ किए डिस्कस हम लोग इसमें नहीं किया है ना, तब तो क्लास मंडे को होगी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 देते पूरा, कल टेस्ट है तो हाँ टेस्ट तो ऐसे बोलता है, ऐसे कितना कमाल की बात है, ये कोई नई बात हमेशा देते हो तुम लोग टेस्ट यार। अब तो तुम लोग को टेस्ट का प्रैक्टिस हो चुका होगा, या तो अच्छा मार्क्स आने का या खराब मार्क्स आने का, नहीं हो प्रैक्टिस तो कितना करोगे बोलो। लिख रहा हो कि बाकी में भी होमवर्क है, तो बोलता है छोड़ दो सर आज, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ देंगे होमवर्क। ऐसा करते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में, अरे 5 ही सेक्शन है यार, ज्यादा नहीं है, ओनली 5 सेक्शंस, नहीं देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है। देख साउंड वेव मैंने कौन सा देख रहा, मैं स्ट्रिंग वेव देख रहा हूँ, सॉरी साउंड वेव, साउंड वेव ये रहा साउंड वेव। तो ए सेक्शन में है 5 क्वेश्चन, बी में है 4, तो 5 4 हो गया 9, सी में हो गया 2 9 2 11, और डी में है 5 11 5 16, और ई में है 2 16 2 18, एफ में है 9 18 9 27,